नमस्कार दोस्तों। कैसे आप सभी लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, अपने घरों में होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, प्यारे दोस्तों, आज हम एक बार फिर से चैप्टर नंबर 11 का सेकंड पार्ट लेकर आए हैं। पार्ट 1 में हम डिस्कस किया था प्रदूषण के बहुत सारे रीजन्स। आज हम चर्चा करेंगे जनसंख्या वृद्धि का ऐतिहासिक इमारतों पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 8, सॉरी क्लास नंबर 8 चैप्टर नंबर 11 का पार्ट 2। तो यहाँ पर जो पहला टॉपिक है वो टॉपिक है, उस टॉपिक का जो नाम है वो नाम है जनसंख्या वृद्धि का ऐतिहासिक इमारतों पर प्रभाव। हम सभी लोग जानते हैं जनसंख्या वृद्धि की वजह से हमारे रहन सहन, हमारे खान पान, रोजगार आदि पर प्रभाव तो पड़ता ही है। साथ ही साथ जो ऐतिहासिक इमारतें हैं, जो हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, जैसे कि महत्वपूर्ण, सबसे महत्वपूर्ण अगर हम ऐतिहासिक इमारत की बात करें तो ताजमहल है। इसके अलावा वाहनों और कारखानों से निकलने वाले धुएं वायु प्रदूषण उत्पन्न करते हैं। धुएं में क्या होता है, सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड होते हैं और ये ऑक्साइड वर्षा के जल के साथ मिलकर सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल का निर्माण करते हैं। यानी कि सल्फर होता है, नाइट्रोजन होता है और ये पानी से रिएक्शन करके, पानी से जब रिएक्शन करता है तो इसके रिएक्शन से सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड बनता है। ये दोनों बहुत ही हार्मफुल, बहुत ही नुकसानदायक अम्ल होते हैं। और मिलने के बाद, इन दोनों के मिलने के बाद, बनने के बाद जो वर्षा होती है तो उसे अम्ल वर्षा कहते हैं। अम्ल वर्षा के जल में जो असर देखने को मिलता है वो इमारतों पर, इमारतों का क्षरण प्रारंभ हो जाता है। यानी कि इमारतें डिजनरेट करने लगती हैं, उनका रंग, उनका स्वरूप धीरे धीरे बदलने लगता है। तो ये बहुत ही बड़ा नुकसान हम कह सकते हैं। अगर हम बात करें स्पेशली ताजमहल की, तो ताजमहल है ये हम सभी जानते हैं आगरा में है। और आगरा शहर के ही थोड़ी दूर पर मथुरा है। तो मथुरा में एक रिफाइनरी लगी हुई है, एक तेल शोधक कारखाना लगा हुआ है। उस कारखाने से जो सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है वो ताजमहल के लिए बहुत ही घातक सिद्ध हो रही है। आगरा स्थित इस विभिन्न उद्योग जैसे कि फाउंड्री, जनरेटर सेटों से निकलने वाले जो धुएं होते हैं और सल्फर डाइऑक्साइड आदि गैस होती है, ये ताजमहल की सुंदरता को बहुत बड़ा खतरा आ, बन गए हैं, खतरा दे रहे हैं। ताजमहल को प्रदूषण से बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कई बार निर्देश भी दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है ताजमहल के आसपास स्थित कारखानों को शहर से दूर किया जाए एवं आसपास बहुमंजिला इमारतों के निर्माण पर भी रोक लगाई जाए। तो इस प्रकार सुप्रीम कोर्ट भी काफ़ी जागरूक है इस मुद्दे पर, लेकिन अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है। आगे हम देखते हैं कि और कौन कौन से प्रयास हम सभी लोग कर सकते हैं जिसके माध्यम से हम इन प्रदूषण से बच सकते हैं। अब हम बात करेंगे कौन कौन से जनसंख्या नियंत्रण के उपाय हो सकते हैं जिससे कि इन सारी समस्याओं से हम कहीं ना कहीं अपने आप को बचा पाएँ। तो पहली बात है, जनसंख्या नियंत्रण करें ही क्यों, इसका महत्व क्या है, ज़रूरत क्या है। ज़रूरत ये है कि बढ़ती हुई जो आबादी है, बढ़ती हुई आबादी का जो दबाव है वो हमारी सुख सुविधाओं जैसे कि आवास, खेत, खाने पीने के सामान और रोजगार पर पड़ रहा है। देश में जो भी सुविधाएं उपलब्ध हैं, जो भी जनसंख्या का जो अनुपात है सुविधाओं के रूप में, वो कहीं ना कहीं नियंत्रित करने की ज़रूरत है। क्योंकि धीरे धीरे जनसंख्या वृद्धि तो हो रही है लेकिन जो सुविधाएं हैं वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। जनसंख्या को नियंत्रित कर लेने से बहुत सारे फायदे होंगे। एक तो प्रदूषण रुकेगा, रोजगार की समस्या होगी, रहन सहन बेहतर हो सकता है। देखते हैं कौन कौन से जो प्रयास किए जा रहे हैं जिनके माध्यम से हम जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित कर सकते हैं।
जो पहला प्रयास है वो हमारे खुद से शुरुआत होती है। अगर हम खुद बदलेंगे तभी हम समाज में बदलाव ला सकते हैं। पहला है व्यक्तिगत प्रयास, यानी स्वयं से प्रयास। तो मानव जीवन की समस्त प्रसन्नता उसके परिवार में निहित होती है। अगर उसका परिवार स्वस्थ है, खुश है, तो मानव भी खुश है। तो बढ़ती हुई जनसंख्या परिवार के सुख के लिए भी अभिशाप बन जाता है। लोगों के रहन सहन, खाने पीने, शिक्षा आदि पर परिवार के बड़े हो जाने की वजह से विपरीत असर पड़ता है। कहीं न कहीं उनको अच्छा खाना पीना, अच्छा रहन सहन और शिक्षा नहीं मिल पाती है। इसीलिए कहा जाता है, एक बहुत ही प्रसिद्ध उक्ति है, छोटा परिवार सुखी परिवार। यानी कि जो परिवार हो वो छोटा हो और सुखी हो, तो वही हमारे सुख स्वस्थ जीवन का जो आधार हो सकता है। देश की बढ़ती हुई जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए व्यक्तिगत प्रयास करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि अगर हर एक व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी समझेगा तो कहीं न कहीं सामूहिक रूप से कुछ बड़ा परिवर्तन आ सकता है। जैसे कि छोटे परिवार को आदर्श के रूप में स्वीकार करना बहुत ज़रूरी है। परिवार नियोजन के जो कार्यक्रम हैं उनको भी अपनाना बहुत ज़रूरी है। ये नहीं है कि ये जो कार्यक्रम आते हैं दूसरों के लिए, हमारे ऊपर लागू नहीं होते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। क्योंकि जब तक हम इसको अपने ऊपर लागू नहीं करेंगे तब तक इसका असर समाज पर देखने को नहीं मिलेगा। बच्चों, सामुदायिक सरकारी प्रयास कौन कौन से हैं? सामुदायिक एवं सरकारी प्रयास कौन कौन से हैं? तो अगर हम बात करें, जो पहला प्रयास है वो है शिक्षा का व्यापक स्तर पर प्रचार प्रसार करना। अगर बदलाव लाना है तो शिक्षा देना बहुत ज़रूरी है, एजुकेशन सबसे ज़रूरी है। शायद इसीलिए इस चैप्टर को विज्ञान के चैप्टर में शामिल किया गया है, जिससे कि इस मुद्दे को हम सभी लोग समझ सकें और भविष्य में डिसीजन अपने जो फैसले हैं उसको अच्छे तरीके से ले सकें। तो दूसरा जो प्रयास है, सामुदायिक प्रयास है, उसे कह सकते हैं परिवार नियोजन के जो कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, इसके प्रति लोगों को जागरूक किया जा रहा है। तो ये एक दूसरा प्रयास है। तीसरा जो प्रयास किया गया है सरकारी प्रयास, वो है बाल विवाह पर कानूनी रोक लगा दी गई है। आज कोई भी व्यक्ति, कोई भी बालिका 18 वर्ष या कोई भी बालक 21 वर्ष से कम उम्र में शादी नहीं कर सकता है। कहीं न कहीं ये भी एक जनसंख्या नियंत्रण का एक प्रयास माना जा सकता है। नेक्स्ट, एक और जो प्रयास हुआ है वो है स्वास्थ्य सेवाओं एवं मनोरंजन के साधनों में वृद्धि कर दी गई है। यानी कि अगर स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर होंगी तो उससे भी जनसंख्या नियंत्रण की एक अच्छी पहल हो सकती है। क्योंकि लोगों को लगता है कि अगर अगर अधिक बच्चे नहीं हो, अधिक बच्चे होंगे, कि किसी को कोई स्वास्थ्य समस्या हो गई तो फिर मेरा साथ कौन रहेगा। तो इस कंडीशन में अगर हम स्वास्थ्य विभाग बेहतर करते हैं तो लोगों के अंदर विश्वास आएगा और वो आ, इस कार्यक्रम को तेज़ी से प्रमोट कर सकते हैं। इसके अलावा मनोरंजन साधनों में वृद्धि करना भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था और वो लगातार हो रहा है। नेक्स्ट है दूरसंचार के माध्यम से लोगों को जागृत करना। लगातार टीवी में प्रचार आता है और उसके माध्यम से भी लगातार ये प्रयास किया जाता है जनसंख्या नियंत्रण करने का जो कार्यक्रम है वो आगे बढ़ाया जाए। इसके अलावा कुछ और बहुत ही विशेष प्रयास लोकल स्तर पर होते हैं, वो है सामुदायिक स्तर पर होते हैं। चित्रकला, नुक्कड़ नाटक, संगोष्ठी और निबंध आदि के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जाता है। यानी कि छोटे छोटे इवेंट्स कराए जाते हैं, उन इवेंट्स के माध्यम से लोगों को तैयार किया जाता है कि वो इन चीज़ों की समस्याओं को समझें। इसके अलावा एक बहुत ही महत्वपूर्ण पूरे विश्व में दिवस मनाया जाता है, उसको बोलते हैं विश्व जनसंख्या दिवस, जो कि 11 जुलाई को मनाया जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। इस जनसंख्या दिवस को मनाने का तात्पर्य यही है कि जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करना। जनसंख्या की दृष्टि से संसार के आधे से अधिक जो लोग हैं, यानी कि 50% लोग, 50+% लोग केवल एक ही महाद्वीप में हैं, वो है एशिया महाद्वीप में। जिस महाद्वीप में हम सभी लोग रहते हैं ये एशिया महाद्वीप है और इसमें आधी से अधिक आबादी पूरी दुनिया की रहती है। सेकंड, ऑस्ट्रेलिया की जो जनसंख्या है, उतनी जनसंख्या तो भारत में प्रतिवर्ष नई आ जाती है, यानी कि बढ़ जाती है, बर्न हो जाती है। यानी कि उनकी जन्म दर भारत की जन्म दर इतनी ज़्यादा है कि एक नया ऑस्ट्रेलिया हर वर्ष पैदा हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन में कहीं न कहीं हमारे देश के लिए संसाधनों की समस्या हो सकती है। तो इस चैप्टर में यहीं तक। नेक्स्ट भाग में आप देखेंगे इससे कुछ क्वेश्चन आंसर्स। सो पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए आगे और मेहनत करके आगे बढ़ते रहें। सो थैंक यू।